हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जंतुओं में उत्सर्जन। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, एक्सहेलेशन के दौरान लंग्स द्वारा किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला गया। Also recall that the undigested food is removed during egestion। और ये भी याद कीजिए कि किस तरीके से अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। Let us now find out how the other waste material are removed from the body। तो चलिए पता करते हैं बाकी के वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है। You may wonder where these unwanted material come from। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि ये अनवांटेड पदार्थ कहाँ से आते हैं। ठीक है, कहाँ से आते हैं ये जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा। When our cells perform their function, certain waste products are released। जब हमारी कोशिकाएं कार्य करती हैं, अपना कार्य करती हैं, तो उससे कुछ निश्चित पदार्थ, वेस्ट पदार्थ जो होते हैं वो निकलते हैं। These are toxic and hence need to be removed from the body। ये जो पदार्थ होते हैं जहरीले होते हैं, इसलिए टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, इसलिए इनका शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। The process of removal of the waste produced in the cell of living organism is called excretion। वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहते हैं। एंड द पार्ट इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और वह अंग जो एक्सक्रीशन में योगदान निभाते हैं वो एक साथ मिलकर एक्सक्रीशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए जी फिर देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। देखिए, ब्लड में उपस्थित वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। हाउ कैन दिस बी डन, ये किस तरीके से होता है। तो ए मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए एक पूरी की पूरी मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है, एक पूरी की पूरी व्यवस्था की जरूरत होती है। एंड दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। और यह प्रक्रिया, यह व्यवस्था किडनी में ब्लड कैपिलरीज द्वारा की जाती है। When the blood reaches the kidney, it contain both useful and harmful substance। जब रुधिर हमारे किडनियों में, दोनों किडनियों में पहुंचता है तो इसके अंदर लाभदायक और हार्मफुल दोनों तरह के पदार्थ होते हैं। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। और जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, जो लाभदायक पदार्थ होते हैं, वो तो रुधिर के द्वारा वापस एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर। और जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं एंड आर रिमूव्ड एज यूरिन, और यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल दिए जाते हैं। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द ट्यूब लाइक यूरेटर्स। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब लाइक यूरेथ्रा। तो यूरिनरी, देखिए, जो यूरिन किडनी में बनता है वो यूरेटर, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अभी बताया, यूरेटर से होता हुआ यहाँ किडनी में यूरिन बना। ये यूरिन यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर होती है इसकी ओपनिंग, यूरिनरी ओपनिंग, और इस यूरिनरी ओपनिंग को हम यूरेथ्रा कहते हैं। और इस यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन होता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। द किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो किडनी है,
किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये चारों मिलके बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ गए? चलिए मैं एक बार फिर से आपको इस सारी चीज़ के प्रोसेस को समझा देता हूँ। देखिए क्या होगा, जो ब्लड होगा हमारा, ब्लड के अंदर हार्मफुल और यूजफुल दोनों तरह के सब्सटेंस होंगे। ठीक, तो जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो तो यहाँ पे आके क्या हुआ, फिल्टर हुए सारी चीज़ें, मतलब ब्लड जो होगा वो किडनी में आके फिल्टर होगा। फिल्टर होने पर जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो तो ब्लड के द्वारा वापस एब्जॉर्ब कर लिए गए, और जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो वाटर में डिजोल्व होके उन्होंने यूरिन बना लिया, और ये यूरिन इस यूरिटर, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना यूरेटर, इस यूरेटर से होता हुआ हमारे यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है यूरिन। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये इकट्ठा होता है, और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग है जिसे यूरिनरी ओपनिंग बोलते हैं या यूरेथ्रा बोलते हैं, इसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये चारों के चारों मिलके बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, an adult human being normally passes about 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर। अगर हम एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो नॉर्मली उनसे 1 से 1.8 लीटर तक यूरिन 24 घंटे में पास आउट कर दिया जाता है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर। अगर हम यूरिन को देखें तो उसके अंदर 95% पानी, 2.5% यूरिया और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन ए हॉट समर डे। देखिए हम सब ने महसूस किया है इस बात को कि गर्मियों के दिनों में पसीने का आना, है ना, गर्मियों में पसीने का आना हम सभी ने इस बात को महसूस किया है। द स्वेट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट। ये जो स्वेट होता है, पसीने, पसीने के अंदर पानी और नमक होता है। ठीक है, बूजो हैज सीन दैट समटाइम इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म ऑन आवर क्लोथ्स। बूजो ने देखा है कि गर्मियों के दिनों में प्राय पसीनों के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, स्पेशली इन एरिया लाइक अंडर आर्म, विशेषकर उन स्थानों पे जहाँ अधिक पसीना आता है, जैसे अंडर आर्म की बात की है इन्होंने। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय साल्ट प्रेजेंट इन स्वेट। ये जो मार्क्स जो होते हैं ना, ये जो निशान, ये जो धब्बे होते हैं, ये नमक की वजह से आते हैं। वाइट वाइट कलर के जो पीचेस होते हैं ना, उसमें जो सॉल्ट होता है, लवण की वजह से आते हैं। ठीक है, डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन। क्या पसीने आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? क्या कोई और भी कार्य होता है पसीने आने का? तो वी नो डैट द वाटर कीप्ड इन एन अर्थन पोट, मटका, इज कूलर। तो हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। This is because the water evaporates from the pores of the pot, which cause cooling. इसका कारण ये होता है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी सतह, बाहरी सतह पर आ जाता है, और जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से पसीने भी हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायक होते हैं। पहली वांट टू नो वेदर अदर एनिमल्स आल्सो यूरिनेट। पहली जानना चाहती है कि क्या अन्य जंतु भी मूत्र करते हैं। तो चलिए देखते हैं, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखिए जंतुओं से वेस्ट पदार्थ, जो वेस्ट रासायनिक पदार्थ का बाहर निकालना डिपेंड करता है कि एनिमल के पास में वाटर की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता पर निर्भर करता है कि उपलब्धता है या नहीं है। एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश
excrete cell waste as ammonia which directly dissolve in water. अगर हम जलीय जीव जंतु की बात करें, हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें जैसे कि फिश है, कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो अमोनिया के रूप में उत्सर्जित हो जाते हैं जो कि सीधे पानी में घुल जाते हैं. सम लैंड एनिमल, और कुछ लैंड एनिमल की बात करें जैसे वर्ड, लिजार्ड, स्नैक एक्सक्रीट ए सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड. ये सब जो होते हैं ना, ये एक सेमी सॉलिड यानी अर्ध सॉलिड, यानी थोड़ा सा सॉलिड और थोड़ा वैसा, एक अर्ध सॉलिड वाइट कलर का कंपाउंड को एक्सक्रीट करते हैं जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं. द मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया. अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है वो है यूरिया. समटाइम ए पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी. कभी कभी किसी व्यक्ति की जो किडनी है वो अपना कार्य करना बंद कर सकती है किसी इन्फेक्शन की वजह से या चोट लगने की वजह से. एज ए रिजल्ट द किडनी फेलियर, जिसका रिजल्ट होता है किडनी फेलियर. आपकी किडनी काम करना बंद कर दिया तो किसका रिजल्ट क्या हुआ? किडनी फेलियर. वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड. अब जब किडनी का कार्य मैंने क्या बताया था, वो उनका कार्य होता है छानना, खून को छानना. जब किडनी फेल हो गई तो अब जो वेस्ट पदार्थ होंगे वो खून के अंदर इकट्ठा होते रहेंगे. सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड. इस तरह के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकते जब तक उनके खून को छाना ना जाए, फिल्टर नहीं किया जाए. पीरियडिकली थ्रू द आर्टिफिशियल किडनी, समय समय पर आर्टिफिशियल किडनी द्वारा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डायलिसिस. ठीक है, यानी कि कभी कभी कुछ व्यक्तियों की जो किडनी होती है वो अपना कार्य करना बंद कर देती है. किडनी का कार्य क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना, छानना. और जब ब्लड को छानना बंद कर देगी तो जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो सारे के सारे ब्लड के अंदर इकट्ठा होते रहेंगे. और इस तरह का व्यक्ति ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा अगर उनके ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी द्वारा साफ नहीं किया गया. और आर्टिफिशियल किडनी द्वारा ब्लड को साफ करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डायलिसिस. आई होप आपकी समझ में आया होगा. ठीक है, चलिए तो फिर लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर या पादपों के अंदर पदार्थों का परिवहन. ठीक है, इन चैप्टर 1 यू हैव लर्न दैट प्लांट टेक water and mineral nutrient from the soil through the root and transport it to the leaves. चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्लांट पानी और मिनरल्स को मिट्टी से रूट की हेल्प से लेता है और उसे ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचा देता है पत्तियों तक और प्लांट्स के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है. द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स, और इस तरीके से पानी मिल जाने की वजह से जो पत्तियों में के अंदर भोजन तैयार किया जाता है. और यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हुए. यू आल्सो लर्न इन चैप्टर 10 दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज. और आपने चैप्टर 10 में पढ़ा कि भोजन जो होता है वो ऊर्जा का मुख्य सोर्स है. ऊर्जा का मुख्य सोर्स है. प्रत्येक कोशिका और ऑर्गेनिज्म की प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा का मुख्य सोर्स भोजन ही है. और ये भोजन से एनर्जी तब आती है जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन किया जाता है, ग्लूकोज के टूटने से. The cell use this energy to carry out vital activity of life. और सेल इस एनर्जी का इस्तेमाल करके जैविक क्रियाओं को पूर्ण करती है. जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन जैविक क्रियाकलापों को पूरा करते हैं. Therefore, food must be made available to every cell of an organism. इसलिए फूड की उपलब्धता प्रत्येक जीव के लिए अवेलेबल होती है.
Have you ever wondered how water and nutrient absorbed by the root and transport to the leaves? तो क्या आपको ये जानकर कभी आश्चर्य हुआ है कि किस तरह से पानी और जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक पदार्थ है, वो जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और पत्तियों तक पहुंचा दिए जाते हैं? हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरीड टू द पार्ट विच कैन नॉट मेक फूड? और किस तरह से प्रिपेयर्ड फूड पत्तियों के द्वारा प्लांट्स के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, जो भाग भोजन नहीं बना पाते उन भागों तक भी भोजन पहुंच जाता है, कैसे? तो इसे जानने के लिए हमें देखना होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। चलिए देखते हैं। देखिए, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट हैव रूट हेयर्स। देखिए इस तरीके से रूट हेयर्स ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो रूट हेयर्स होती है, इन रूट हेयर्स की हेल्प से वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट्स द्वारा, और इस तरीके से ये ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर। रूट हेयर जो होते हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे एब्जॉर्बेशन जो होता है पानी का वो ज़्यादा हो जाता है। द मिनरल्स न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, मिनरल्स जो डिजॉल्व होते हैं ना वाटर में, उन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ये रूट हेयर जो होते हैं ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, जो कि सॉइल के बीच में जो वाटर फिल होता है उसके अंदर भरा रहता है। अब ये रूट हेयर्स इनके कांटेक्ट में आएंगे और ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो ये क्या काम करेगा, इनको एब्जॉर्ब करेंगे। कैन यू गैस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरीके से पानी रूट से लीव्स तक पहुंचता है? What kind of transport system is present in the plant? प्लांट्स के अंदर किस तरह का परिवहन तंत्र पाया जाता है? बूझो think that plants may have pipe to transport water to the entire plant, like we have in our homes for the supply of water. बूझो का विचार है कि शायद पौधों में सभी भागों में जो पानी है वो पाइप की हेल्प से जाता है। जिस तरीके से हमारे घर में पानी की सप्लाई होती है ना पाइप की हेल्प से, उसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी पाइप की हेल्प से वाटर की सप्लाई होती है। तो बूझो ने कुछ तो सोचा। चलिए, वेल बूझो इज राइट। जी हाँ, बूझो एकदम सही है। Plant have pipe-like vessels to transport water nutrients from the soil. The vessels are made up of special cells forming the vascular tissue. देखिए प्लांट्स के अंदर, देखिए बूझो एकदम सही है, प्लांट्स के अंदर पाइप लाइक वेसल्स होती हैं, वाहिनियाँ होती हैं पाइप लाइक, जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से प्लांट्स के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। ये जो वेसल्स होती हैं ये स्पेशल तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि बनाती हैं वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, परिवहन ऊतक या संवहन ऊतक बनाती हैं। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। जो टिश्यू अब आपके सामने आया टिश्यू वर्ड, तो ये जो टिश्यू है वैस्कुलर मीन्स होता है संवहन या परिवहन। तो अब मैं बात करूं वैस्कुलर के टिश्यू की बात करता हूँ, तो टिश्यू जो होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जिनका एक ही सिमिलर फंक्शन स्पेशलाइज की गई हैं कि सिमिलर फंक्शन के लिए इनका जो समूह होता है इसको हम बोलते हैं टिश्यू। द वैस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। तो जो वैस्कुलर टिश्यू संवहन ऊतक जो पानी और न्यूट्रिएंट्स को जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है उसको हम बोलते हैं जाइलम।
The xylem form a continuous network of channels that connected root to the leaves through the stem and branches and thus transport water to entire plant. जाइलम फॉर्म से कंटिन्यूस नेटवर्क, जाइलम जो होता है एक कोई लगातार नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क चैनल बनाता है जो कि कनेक्ट होता है रूट से लेके लीव्स तक और होल एंटायर प्लांट में कनेक्ट रहता है। इसका नेटवर्क, इसका पूरा जाल पूरे के पूरे प्लांट में फैला हुआ रहता है, जिसके द्वारा ये पानी को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पहेली सेज her mother puts ladyfinger and other vegetable in water. If they are somewhat dry, she want to know how water enters into them. पहेली ने देखा कि उसकी माँ यदि भिंडी और अन्य सब्जी सूख गई हो तो वे उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती है। वह जानना चाहती है कि उसमें जल कैसे प्रवेश करता है। You know that leaves synthesis food. आप जानते हैं पत्तियां भोजन बनाती हैं। The food has to be transported to all the part of plants. और ये जो फूड होता है ये पूरे ट्रांसपोर्ट किया जाता है पौधे के विभिन्न भागों तक। This is done by vascular tissue और ये भी vascular tissue द्वारा किया जाता है और इस तरह के vascular tissue को हम phloem कहते हैं। Thus xylem and phloem transport substance in plant. इस तरीके से xylem और phloem प्लांट्स के अंदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। समझ में आया बच्चों? देखिए सिंपल बात, अगर हम कहें वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम। जाइलम रूट से लेके प्लांट्स के विभिन्न भागों तक पानी और जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको पहुंचाने का काम करते हैं। उसके वो दूसरी बात, जो पत्तियों में खाना बनता है फूड, इस फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं फ्लोएम। फ्लोएम जो होते हैं इस फूड को पत्तियों से लेके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक, समझ में आ गया? चलिए जी एक्टिविटी देखते हैं हम 11.3। वी वुड रिक्वायर ए ग्लास टम्बलर। हमको इसके लिए एक ग्लास की ज़रूरत होगी। ठीक है, वाटर चाहिए हमें और रेड इंक और एक टेंडर हार्प चाहिए। ठीक है, वालस हम ले सकते हैं हार्प। एंड ए ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी, और एक ब्लेड चाहिए कट करने के लिए। चलिए करते हैं। करना क्या है आपको, पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ दी टम्बलर। आपको ये जो टम्बलर कप दिया गया है इस कप को आप पूरे लगभग 1/3 पानी से भर लीजिए और उसके अंदर रेड इंक को आप डाल दीजिए। कट द बेस ऑफ द स्टेम। अब उस हर्ब के आप बेस को काट दीजिए। ठीक है, स्टेम जो है ना उस हर्ब के स्टेम को कट कर दीजिए और उसको प्लेस कर दीजिए, रख दीजिए ग्लास टम्बलर में। और नेक्स्ट डे ऑब्जर्व करना। देखिए इस तरीके से करना है आपको। हर्ब लिया आपने, उसके बेस को नीचे से कट किया और उसको आपने ग्लास के टम्बलर में रख दिया, जिसके अंदर आपने डाला क्या है, रेड इंक। नेक्स्ट डे आप ऑब्जर्व करेंगे, डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर्स रेड। तो आपको उस हर्ब का कोई भी भाग रेड कलर का दिखाई देता है? इफ़ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर। अगर दिखाई देता है तो आप ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि किस तरीके से रेड कलर वहाँ तक पहुँचा होगा। तो इसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं, इसके लिए आप हर्ब को कट करके देख सकते हैं। स्टेम को आप कट करके देखेंगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यानी कि इनसाइड भी आपको स्टेम रेड कलर का दिखाई देगा। फॉर दिस एक्टिविटी वी सी डैट वाटर मूव्स अप द स्टेम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वाटर जो होगा ऊपर की तरफ मूव करता है स्टेम की हेल्प से। इन अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट वाटर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि तना जो होता है वाटर को कंडक्ट करता है। जस्ट लाइक द रेड इंक, जिस तरीके से रेड इंक को उसने कंडक्ट किया है उसी तरीके से वाटर और मिनरल्स को भी तना ऊपर तक पहुंचाता है। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स थ्रू नैरो ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम इनसाइड द स्टेम। तो वाटर और मिनरल्स जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्लांट्स के विभिन्न भागों तक जा रहे हैं, ये एक छोटी ट्यूब द्वारा जाते हैं जिनको हम स्टेम कहते हैं।
Pujo want to know why plant absorb large quantity of water from the soil, then give it off by transpiration. पूजो जानना चाहते हैं कि पौधे क्यों मृदा से इतना अधिक मात्रा में जल को अवशोषित कर लेते हैं और फिर उन्हें वाष्पोत्सर्जन द्वारा उसको बाहर निकाल देना होता है। तो ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन, तो ऐसा क्यों करते हैं जो उन्हें ट्रांसपायरेशन द्वारा पानी को बाहर निकालना पड़ता है। पहले तो अधिक मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उन्हें ट्रांसपायरेशन द्वारा बाहर निकालना होता है। तो पौधे ऐसा क्यों करते हैं, तो चलिए जी इसको भी देखते हैं। ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। In class 6 you learned that plants reach a lot of water by the process of transpiration. कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि पादप वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा बहुत अधिक जल को निर्मुक्त करते हैं। Plant absorb mineral nutrients and water from the soil. Not all the water absorbed is utilized by the plant. देखिए, पादप मृदा से खनिज पदार्थ, तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। द वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन द्वारा वाटर जो होता है इवेपोरेट कर दिया जाता है छोटे छोटे पोर्स के द्वारा, जो कि पत्तियों की सरफेस पे पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और इस वाटर को इवेपोरेट करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट ए second pull, same that the you produce when you suck water through the straw. तो इवेपोरेट, जब वाटर इवेपोरेट होता है तो इससे एक सकन पुल, जो चूसक बोलते हैं ना, जिस तरीके से एक खिंचाव उत्पन्न होता है। जिस तरीके से हम स्ट्रॉ से ऊपर की तरफ वाटर को सक कर रहे होते हैं, उसी तरीके से एक खिंचाव उत्पन्न होता है। विच कैन पुल वाटर ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्री, जिसकी वजह से पानी जो होगा वो नीचे से लंबे लंबे वृक्षों तक ऊपर तक पहुंच जाता है। ट्रांसपायरेशन आल्सो कूल्स द प्लांट, और ट्रांसपायरेशन प्लांट्स को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। तो समझ गए बूझो भाई, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे दो रीजन आए ट्रांसपायरेशन के पीछे। एक तो सकन पुल, यानी कि एक फोर्स काम करेगा। जब ऊपर की तरफ सकन होगा, वाटर ऊपर की तरफ सक किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, इवेपोरेट होगा, तो इससे सकन प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से वाटर जो होगा वो ऊपर की तरफ लंबी लंबी ऊंचाई तक पहुंचता चला जाता है। दूसरा, जब ये इवेपोरेट होगा तो प्लांट्स को कूल भी करेगा। तो बच्चों समझ में आया? आई होप आपके समझ में आया होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।